गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा आज का, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होती है बच्चों? हिंदी में इसको कहा जाता है ऊर्जा। क्या होती है एनर्जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिएगा बातों को। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कि काम करने की कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर। एक आदमी 10 घंटे तक काम करता है बच्चों, और एक आदमी 6 घंटे में ही काम करके थक जाता है। सेम काम को किया, एक काम को आदमी 10 घंटे तक लगातार काम कर रहा है, इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा है। और एक काम को करने में एक आदमी 6 घंटे के अंदर ही थक गया, इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल कम है। अब एनर्जी एक ऐसी चीज है बच्चों, जिसको अगर ध्यान से समझें अपन, तो देखिए, पूरी फिजिक्स के अंदर सिर्फ एनर्जी का ही खेल होता है। जैसे अभी एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कहने के लिए हमारे लिए टॉपिक है, एनर्जी भी नाम है उसका। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, उस एनर्जी को अगर समझे हम, तो हम कर क्या रहे हैं? कहने के लिए, हम दुनिया को दिखाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पर रियल के अंदर हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। मैं यहां पर कुछ बोर्ड पर लिखूंगा और कुछ बोल रहा हूं मैं, तो अपनी इंटरनल एनर्जी का मैं यूज कर रहा हूं। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू मैं इंटरनल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, और वो साउंड एनर्जी मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रही है। और उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट करने के लिए आप खुद की एनर्जी का यूज कर रहे हो। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा जो है बच्चों, वो संरक्षित है, कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहां पर नोट लगाकर इस बात को लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी बच्चों इज remains constant, remains constant। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है बच्चों, वो कांस्टेंट है। हां, पर एनर्जी के लिए ऐसा कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, पर हां, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों। जैसे कि मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर ये पहली इंपॉर्टेंट बात, नोट नंबर सेकंड के अंदर बच्चों हम लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor to be destroyed, but it can be transformed from one form to अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, पर एनर्जी को बनाना भी मुश्किल काम है और बिगाड़ना भी मुश्किल काम है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें हम,
हमारे घर की छतों पर पानी का टैंक होता है बच्चों। कभी कभी नल में प्रेशर नहीं आता, पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, टैंक खत्म हो गया, तो तुरंत हम कहते हैं घर पे कि भैया मोटर स्टार्ट कर देना, पानी खत्म हो गया है। इसका मतलब कर क्या रहे हो आप? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली मोटर पंप पंप कहलाता है। तो वो पानी को पंप कर देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का को कन्वर्ट किया है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याहों के अंदर हम जाते हैं बच्चों, तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा होता है, साइड में बहुत सारे लाइट लेकर लोग बाग चलते रहते हैं। पर वो लाइट जल कैसे रही है यार? पीछे होता है बच्चों एक जनरेटर। वो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जनरली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो सबसे ज्यादा यूज काम आती है अपने पास में। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर फोकस आजकल ज्यादा हो रहा है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल के द्वारा अपन कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। पहले सोलर कुकर चला करता, खाना तक बन जाता था। ठीक है, लाइट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी अपने पास में है, लाइट एनर्जी ही है। तो ऐसे जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, हम कहते हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़े बड़े विंड पैनल्स लगे होते हैं, विंड मशीन्स लगी होती हैं जो हवा से घूमती हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं बच्चों। तो ऐसे एनर्जीज हमारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पर हमें बेसिकली तीन ही तरीके की एनर्जी को पढ़ना है बच्चों। वो तीन एनर्जी कौन कौन सी है हमारी? एक है बच्चों टाइप्स ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं आपसे, टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना बच्चों। वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप की है, पर हमें सिर्फ पढ़ना है तीन तरीके की एनर्जी। पहली एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं लेटर के से रिप्रेजेंट करता हूं। दूसरी हमारी होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी हमारी होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम यहां लेटर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की कि ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो चलिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन अब। काइनेटिक एनर्जी जिसको आप कहते हो गतिज ऊर्जा, नाम से समझ में आता है बच्चों गतिज ऊर्जा, यानी गति की वजह से यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ बॉडी नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी which is associated with motion of body नॉन एज, मैं नॉन एज को ऐसे ही लिखता हूं बच्चों ध्यान रखना, नॉन एज काइनेटिक एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो मोशन से एसोसिएटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब यहां मोशन की जब बात आ गई बच्चों, क्योंकि शब्द वर्ड आ गया अपने पास में मोशन, और इन जनरल हम मोशन दो तरीके का पढ़ते हैं। हालांकि हम आगे चलकर वाइब्रेशनल मोशन, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस की भी बात करते हैं बच्चों। पर इन जनरल हम दो ही तरीके के मोशन की बात करते हैं। बॉडी के मोशन की दो तरीके की बात होती है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन जिसको आप रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हो। तो मोशन इज ऑफ टू टाइप्स बच्चों। तो मोशन हमारे पास में दो तरीके का हम कंसीडर करते हैं। बॉडी के मोशन की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन जैसे कि सपोज कोई एक बॉडी एम मास की बॉडी है,
ये v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। के स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, और वो होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ये हमारी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी बच्चों। दूसरी होती है बच्चों हमारे पास में रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, सपोज कोई पार्टिकल, कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व हो रही है बच्चों। सपोज ये कोई पार्टिकल है एम मास का, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, तो इस पार्टिकल के अंदर होगी रोटेटरी मोशन है, तो रोटेटरी मोशन से लिंक्ड एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। तो हम उसको के आर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और उसकी वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रहे यहां पर आई जो है बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आप रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर। और ओमेगा जो होता है बच्चों वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और वैसे आपको बता दूं ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन इज द एनालॉगस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पर जो रोल मास करेगा वो रोल यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जो रोल यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी वो रोटेटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि दोनों एनालॉगस ही होती है बच्चों, क्योंकि मोशन दोनों एनालॉगस है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन और ये रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जनरेट काइनेटिक एनर्जी को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और रोटेटरी मोशन की वजह से जनरेट एनर्जी को हम कहेंगे बच्चों रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ 4-5 बातें जो हमेशा अपने को ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों। क्या क्या बातें हैं, चलिए थ्योरेटिकल बातें हैं, स्पेशल पॉइंट्स के माध्यम से मैं आप उनको समझा रहा हूं। स्पेशल पॉइंट्स, पहला पॉइंट बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों ये। और वैसे एनर्जी दुनिया में कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, वेव एनर्जी हो, कोई सी भी जितनी भी एनर्जी के नाम आप जानते हो सभी एनर्जी स्केलर ही होती है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर बात करेंगे बच्चों तो ऐसा ही यूनिट जो बनेगी इसकी वो जूल बनती है बच्चों। एनर्जी की यूनिट जूल ही होती है बच्चों। जो वर्क की भी होती है न्यूटन मीटर अपन कहते हैं, 1 जूल के बराबर होता है। ये ऐसा ही यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें अगर अपन, सीजीएस यूनिट तो वो होती है बच्चों अर्ग। और हमें मालूम है कि 1 जूल के अंदर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं बच्चों। ये रिलेशन हम सबको मालूम है। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, कैलोरी भी होती है, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के अंदर मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, उधर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज रीजन भी बता देता हूं, मास ऑब्लिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एंगुलर वेलोसिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। मास लीनियर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मास हमेशा पॉजिटिव होगा,
रोटेशनल की बात कर रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद पार्टिकल का होता है mr²। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव ही मिलने वाला है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम, किसी भी पार्टिकल के लिए जब भी आप काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे, ध्यान रहे वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। कैसे डिपेंड करती है, चीज को समझिएगा। सपोज यार बच्चों ये मेरे पास कोई भी एक ट्रॉली है मान लीजिए, और इस ट्रॉली पर मैंने एक m मास की बॉडी को प्लेस कर दिया है और ट्रॉली को चला दिया मैंने वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बताइए, तो वो जीरो होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ट्रॉली जितनी वेलोसिटी से चल रही होगी, ये बॉडी भी ट्रॉली के साथ उतनी ही वेलोसिटी से चल रही होगी। तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी होगी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ट्रॉली और बॉडी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड। तो रिलेटिव जब हम देखेंगे तो हमेशा क्या होगा बच्चों, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, या देखें आप इधर पर, अगर मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर देखते हैं हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो हाफ mv² के बराबर होगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही ट्रॉली की वेलोसिटी दे रखी है, तो बॉडी की भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटी होगी, तो वो होगी अपने पास में हाफ mv² के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदल रही है। देख लीजिए आप, एक ही बॉडी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में देखने पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आती है, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² के बराबर आती है, अब जीरो नहीं आती है बच्चों। इसका मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करें बच्चों। पॉइंट नंबर 4, वी नो दैट, क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के बराबर। अगर मैं यहां पर इस काइनेटिक एनर्जी को मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो ऊपर बन जाता है अब अपने पास में m² v² और नीचे बनेगा ट्वाइस m के बराबर। तो ये बन गया बच्चों mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट लीनियर मोमेंटम, तो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर हो गया बच्चों p²/2m के बराबर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन आपको मिल गया p²/2m। यहां से आप चाहो तो मोमेंटम की वैल्यू को भी लिख सकते हो आप, मोमेंटम इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये 2m इधर चला जाएगा बच्चों, तो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से देखें अगर हम, तो बॉडी का मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है बच्चों, और यहां देखेंगे तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब ये समझने की बात है, जहां कहीं भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशंस आते हैं, तो वहां दो तरीके के सवाल बन सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। जहां कहीं भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशंस आते हैं, तो एक तो वो दो रिलेशन दो पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बड़ा काम आता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कह दिया एक पार्टिकल का मोमेंटम
10 kg मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का कह दिया मैंने 20 kg मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है यार, जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और वही अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता, तो जिसका मोमेंटम, अगर मान लो इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता, ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना ऐसे कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये तो प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पर अगर x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, x को घटाओगे तो y भी घटेगा। यहां x को बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो y कम हो जाएगा, यहां x कम हो गया तो y बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो दो पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काम आता है, दूसरा काम आता है बच्चों परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए। कि अगर जैसे मैं कह दूं आपसे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन अगर है तो परसेंटेज के सवाल करना बड़ा आसान काम हो जाता है बच्चों। जैसे मेरे लिए मुंह जबानी सवाल था ये कि 50% अगर लीनियर मोमेंटम में इंक्रीजमेंट किया तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर 125% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा बच्चों। तो सर ये कैसे निकाल दिया आपने? तो जब अपन परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मुंह जबानी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और इसके अंदर है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दो पॉइंट है, सॉरी दो पॉइंट है। अभी पॉइंट नंबर 5 की मैं बात करता हूं। व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन without sliding, then its kinetic energy। साहब बोला बच्चों एक बॉडी रोल डाउन हो रही है विदाउट स्लाइडिंग, इसका मतलब बिना फिसले ही लुढ़क रही है, फिसल नहीं रही है, लुढ़क रही है। ठीक है, तो बॉडी यहां पर ऐसा काम तो एक व्हील ही कर सकता है यार बच्चों। तो इस व्हील का एक्सिस ट्रांसलेटरी मोशन करता है और व्हील इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है। यानी इस मोशन के अंदर दोनों तरीके के मोशन प्रेजेंट हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। तो यहां बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो सम ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर बच्चों, और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी जो बॉडी रोल्स डाउन विदाउट स्लाइडिंग पर है। स्लाइड अगर करेगी तो सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। केवल रोल डाउन हो रही है, केवल रोलिंग हो रहा है तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। पर रोल्स डाउन विदाउट स्लाइडिंग अगर है तो इसका मतलब ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर ही होगा। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार से समझ जाइएगा, चारों तरफ स्टार लगा दिया, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, व्हेन many forces such as conservative force, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्सेट्रा।
ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सटर्नल, इंटरनल, और जो भी तरीके के फोर्स होते हैं वो सब तरीके के फोर्स अगर बॉडी पर लग रहे हैं, देन नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस is always equals to change in kinetic energy of body, यानी कि नेट वर्क डन जो आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा बच्चों। इसको आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं कि यह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार है बच्चों जो युद्ध के मैदान में तब काम में लिया जाता है जब सारे हथियार फेल हो जाएं, क्योंकि हर हथियार को चलाने के लिए एक नियम, कायदा, कानून होता है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे हथियार हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, और इन लॉ को किन कंडीशन में लगाना है, मतलब ये लॉ किस कंडीशन में एप्लीकेबल होंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब के नियम, कायदे, कानून है। पर यह थ्योरम एक ऐसी है जिसमें कोई नियम, कायदा, कानून काम नहीं करता। ठीक है, मतलब जब सारे हथियार आपके फेल हो जाए और आपको समझ नहीं पड़े कि क्या करूं, तो भाई फिर वर्क एनर्जी थ्योरम जिंदाबाद, ब्रह्मास्त्र है वो। इसको अगर मैं इलोबरेट करके लिखता हूं तो जितने फोर्सेस हैं, क्योंकि नेट वर्क डन का मतलब होता है कि या तो हम इंडिविजुअल सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन को निकालें और उनको ऐड कर दें, तो बनता है नेट वर्क डन, या बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं पहले उनसे निकालें नेट फोर्स और फिर नेट फोर्स से निकालें वर्क डन, तब बनता है अपने पास में नेट वर्क डन। तो यहां पर पहला कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन, तीसरा कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन, चौथा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन, पांचवा एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन, प्लस डैश 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 इक्वल्स टू चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से आपको बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है बच्चों। यानी आपको सिस्टम बॉडी पर जितने भी सवाल में जितने भी फोर्सेस दे रखे होंगे उन सभी फोर्सेस से पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा और उसको इक्वेट कर दीजिए फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो जो भी अननोन चीज होगी वो आपके सामने अपने आप निकल कर आ जाएगी। ये 5-6 पॉइंट बच्चों काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल जो होते हैं इसके, उसकी बात करें तो जनरली मैंने 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हुए देखे हैं बच्चों। एक होता है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन किसके कितना डबल किया गया ऐसे कुछ देता है वो, और एक चीज पूछ लेगा आपसे। दूसरा होता है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम, और तीसरी अपने पास में होती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। जनरली मैंने 3 तरीके की प्रॉब्लम्स को देखा है। बनती तो बहुत है, काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी पूछ सकता है यार, ठीक है। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो पहले अपने पास टाइप नंबर 1 की अगर बात करें बच्चों, तो वो होती है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। अब लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, एक सवाल के माध्यम से ही बात को मैं सिखाता हूं आपको।
मैंने आपसे बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is just double when velocity of body is increases by 1 meter per second. Then find initial velocity of body. अब सवाल को समझे, देखिए सवाल में बोला कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, वो भी तब जब बॉडी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दी जाती है। तो ये बताना है कि उस बॉडी की इनिशियल में वेलोसिटी क्या थी। तो ध्यान से देखें कि सपोज ये एक बॉडी है बच्चों, m मास की है और इसकी कोई वेलोसिटी v है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी v मान लेते हैं अपन। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी बच्चों वो बनेगी हाफ mv²। ठीक है, ये तो इनिशियल के अंदर थी। अब बोला है कि अगर आपने इस बॉडी की वेलोसिटी को, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है v डैश, उसको आपने कर दिया v+1, यानी जितनी वेलोसिटी यहां थी उसमें 1 मीटर पर सेकंड जब आपने ऐड किया तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी डबल हो गई है। यानी इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी सपोज k डैश, तो k डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ k हो गई है बच्चों। सवाल तो ये कह रहा है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, वो भी तब जब बॉडी की वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया जाता है। तो मैंने बॉडी की वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी k डैश जो बना वो 2 टाइम्स ऑफ k बन गया। अब k डैश की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, हाफ m, और वेलोसिटी की जगह पर v+1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या थी, हाफ mv² के बराबर। तो देखिए हाफ m से हाफ m बढ़ जाएगा, यहां पर मिलेगा बेटा v+1 का होल स्क्वायर, यहां पर बना 2 टाइम्स ऑफ v²। यहां से आप स्क्वायर रूट लोगे तो v+1 इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ v आएगा। इस v को मैं इधर ले जाता हूं और v को कॉमन ले लीजिए, तो लेफ्ट साइड पर तो सिर्फ 1 रह जाएगा, यहां से v कॉमन लोगे तो √2 - 1 आएगा बेटाओ। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू बनती है 1/√2 - 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि कभी किसकी वेलोसिटी को, जैसे एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको बात और समझ में आ जाएगी। बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय इज इक्वल्स टू kinetic energy of a man and mass of boy is half of the mass of man, half of the mass of man। आगे बोला है if boy increases his speed by 5 meter per second, then his kinetic energy is double the kinetic energy of man। Find velocity of boy and man। दो चीज आपको फाइंड करनी है,
कि मैन की और बॉय की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो चलो यहां फुल स्टॉप तक पहले पढ़कर देखते हैं क्या बोलता है कि बॉय की काइनेटिक एनर्जी मैन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और वो भी बॉय का मास जो है वो मैन के मास का आधा है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन के बराबर होगा। बॉय की काइनेटिक मैन की तो हो जाएगी हाफ, और मैन का मास मैंने कंसीडर किया बच्चों कैपिटल एम, और यहां पर वी मैन का स्क्वायर। पर बॉय की काइनेटिक एनर्जी में बॉय के मास की जगह पर आपको m/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉय का मास मैन के मास का आधा है, और यहां पर आएगा बच्चों वी बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये m/2 से m/2 मर जाएगा, और यहां से आप वी बी स्क्वायर इक्वस टू ये 2 पलटकर उधर चला गया, तो यहां से आपको वी बी की वैल्यू मिलती है बच्चों √2 टाइम्स ऑफ वी एम। ये तो बॉय और मैन की वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब बोला कि अगर बॉय ने अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैन की काइनेटिक एनर्जी की डबल हो जाती है। यानी अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय जो है बच्चों वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन बनने वाला है। पर कब बनने वाला है? जब बॉय अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा लेगा। बॉय का मास मैन के मास का आधा है, और वेलोसिटी को उसने v+5 कर लिया है बच्चों। यहां पर तो हाफ मैन का मास और मैन की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखिए m/2 से तो m/2 अगेन कट जाएगा, और ये 2 भी उधर चला जाएगा, तो v+5 का स्क्वायर इस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ vm आ जाएगा, vm स्क्वायर। तो यहां से vb है बच्चों, ये vb बॉय की वेलोसिटी, तो vb+5 की वैल्यू मिलेगी बच्चों 2 टाइम्स ऑफ vm के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है यार मुझे। बॉय की वेलोसिटी की जगह पर √2 टाइम्स ऑफ vm मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो यहां पर मैंने √2 टाइम्स ऑफ vm लिख दिया बच्चों, +5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ vm। इसको उठाकर इधर ले जाइए, तो यहां लेफ्ट साइड में तो रह जाएगा 5, राइट साइड पर से vm कॉमन लीजिएगा, 2 माइनस √2 आ जाएगा बच्चों, तो vm की वैल्यू बनेगी 5/2 माइनस √2 मीटर पर सेकेंड। और इस vm को उठाकर आप अगर यहां रख दोगे तो vb भी आपके पास मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये पहली वैरायटी की प्रॉब्लम बनती है काइनेटिक एनर्जी की। दूसरी वैरायटी की जो प्रॉब्लम बना करती है बच्चों बनती है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। टाइप सेकंड बनती है बच्चों परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम जो होती है वो भी दो तरीके की होती है बच्चों। एक होती है अप टू 5% वेरिएशन, और एक होता है मोर देन 5% वेरिएशन। ये प्रॉब्लम भी दो तरीके की होंगी। एक होगा अप टू 5% वेरिएशन, और दूसरा होगा बच्चों मोर देन 5% वेरिएशन। मोर देन 5% वेरिएशन, 5% तक किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन दिया जाएगा, तो दूसरे में पूछेगा कितना परसेंट का वेरिएशन आया। यहां पर 5% से ज्यादा देगा और दूसरी क्वांटिटी में पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको कि जब कभी भी फिजिक्स के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज में पैरेलल या प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जब होता है तो हमेशा परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। मान लो अब आपके पास में y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n दे दिया बच्चों।
एक जनरल फॉर्म बात मैं कर रहा हूं आपसे, जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। y और x दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और x के ऊपर पावर n लगी हुई है, जो कि एक न्यूमेरिकल नंबर है कोई ना कोई। अब अगर मुझे x के अंदर 5% तक का कोई भी वेरिएशन दे रखा हो, ठीक है, और y में अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्मूला बनाना है और लेफ्ट साइड पर चेंज इन y ओवर इनिशियल y बराबर जितनी भी पावर हो उसको एज इट इज आगे लाना है विद साइन और x का फ्रैक्शन बना देना है, डेल्टा x अपॉन x। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप x में कितने भी परसेंट अप टू 5% दीजिए, मैं सीधा यहां पर रखूंगा और आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा आपसे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों। अब अगर आपसे कहा जाए कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2.5%, मान लो ऐसा मैंने दे दिया और बोल देता हूं फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां फ्रैक्शन बनाइए डेल्टा के अपॉन के, जितनी पावर इसको आगे लाइए, यहां डेल्टा पी अपॉन पी। अब यहां पर आपको इंक्रीजमेंट दिया हुआ है 2.5% मोमेंटम में, तो आपको इस मोमेंटम के फ्रैक्शन की जगह पर सीधा सीधा प्लस 2.5% लिखना है बस। तो ये बन जाएगा प्लस 5%। यानी अगर मोमेंटम के अंदर 2.5% का आपने इंक्रीजमेंट किया तो काइनेटिक एनर्जी में 5% का इंक्रीजमेंट होगा। ये प्लस साइन जो है वो इंक्रीजमेंट को शो कर रहा है। अगर यहां 2.5% का डिक्रीजमेंट होता तो मैं -2.5% लिखता और जवाब मेरा आता -5%। यानी मोमेंटम के अंदर डिक्रीजमेंट तो काइनेटिक एनर्जी में भी डिक्रीजमेंट, मोमेंटम में अगर इंक्रीजमेंट तो काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीजमेंट। 5% तक की कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में रिलेटेड है और एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपको परसेंटेज वेरिएशन दिया गया है अप टू 5% का, तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस फ्रैक्शनल कंसेप्ट से, ठीक है, जिसको बच्चे याद रखते हैं एरर कंसेप्ट, क्योंकि एरर के अंदर भी कुछ आप ऐसा ही करते हो, पावर आगे लेकर आ जाते हो और फ्रैक्शनल फॉर्मूला बना देते हो, ठीक है। पर मोर देन 5% वेरिएशन का अगर है बच्चों प्रॉब्लम, तो देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। अब x में दे रखा होगा और y में पूछा जाएगा। जैसे मैंने भी कहा था आपसे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने जवाब दिया था 125%, मुंह जबानी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना मुंह जबानी आता है। तो क्या करना है अपने को, ध्यान से देखो, x वाली फिजिकल क्वांटिटी में दिया गया है, y वाली में पूछा गया है, तो आप y का फ्रैक्शन तैयार कीजिए पहले, डेल्टा y अपॉन y। डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y, चेंज का मतलब होता है फाइनल y माइनस इनिशियल y, और नीचे है बच्चों इनिशियल y। अब y का रिलेशन x के साथ मालूम है अपने को, तो यहां y फाइनल की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा x फाइनल की पावर n, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है, माइनस यहां पर x इनिशियल की पावर n, नीचे x इनिशियल की पावर n। तो ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा y अपॉन y। अगर मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x फाइनल अपॉन x इनिशियल की पावर n -1 इंटू 100। परसेंटेज में चाहिए, तो अब मैंने कहा लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 50%। 50% इंक्रीज करने का मतलब जितना था उसमें 50% और कर दो ऐड, तो 1.5 गुना हो गया, मतलब 1.5 हो गया। तो यहां पर ये रेशो आ गया 1.5 का। 1.5 मुझे मालूम है मोमेंटम के ऊपर पावर 2 होती है,
तो यहां पावर 2, तो 1.5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 2.25। 2.25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1.25 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 125% आंसर। तो ऐसे परसेंटेज पर बेस कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप कर सकते हो। जैसे एक प्रॉब्लम मैं करके बता देता हूं आपको। मैंने अगर बोल दिया मान लीजिए आपसे कि इफ, ध्यान से समझना, आपको बोल दिया इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी is increased by 100%, find percentage change in linear momentum। अब सवाल में ध्यान से पढ़िए, किस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी में। किस में पूछा गया बच्चों? मोमेंटम के अंदर। जिसमें दिया जाए उसको राइट साइड पर और जिसमें पूछा जाए उसको लेफ्ट साइड पर। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिया गया, तो यहां काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में पूछ रहा है तो उसको लेफ्ट साइड में, इनके बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, पर यहां अंडर रूट किया आता है। जिसमें दिया जाए वो राइट साइड में, जिसमें पूछा जाए वो लेफ्ट साइड में। तो इनका फ्रैक्शनल फॉर्मूला बनाना है मुझे पहले। तो यहां डायरेक्ट लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन पी, मुझे परसेंटेज में चाहिए। तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशो बनेगा। उसके ऊपर अंडर रूट मतलब पावर हाफ लगेगी, -1 होगा इनटू 100। अभी एक्स वाई वाला रिलेशन बताया था मैंने आपको। अब मुझसे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में 100% का इंक्रीजमेंट किया। इसका मतलब क्या किया आपने? काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स ऑफ कर दिया। काइनेटिक एनर्जी के 100% था, 100% और बढ़ा दिया यार, जितना था उसका डबल कर दिया आपने। तो जो रेशो आएगा वो रेशो इसको लाने पर कितना आएगा? 2। तो यहां पर आएगा 2, तो 2 की पावर हाफ -1 इंटू 100। अब मुझे मालूम है 2 की पावर हाफ मतलब √2 1.414 होता है। 1.414 -1 इंटू 100। तो बेटा 1.414 में से 1 गया तो 0.4, 14 इंटू 100 किया। जवाब क्या बनेगा बच्चों? 41.4% का इंक्रीजमेंट हुआ है। प्लस में आ रहा है आंसर। यानी काइनेटिक एनर्जी में 100% का इंक्रीजमेंट करने पर मोमेंटम के अंदर 41.4% का इंक्रीजमेंट होगा। तो इस प्रकार से आप दूसरी वैरायटी की प्रॉब्लम को कर सकते हैं। चलिए आज एक तीसरी वैरायटी की और प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड। फिर उसके बाद आज के टॉपिक को हम खत्म करेंगे। टाइप नंबर 3 बच्चों, जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg strikes on a wooden plank with velocity 90 meter per second and penetrate up to 60 centimeter. Find a resisting force on bullet। तो देखिए इधर
ये हमारे पास बच्चों एक वुडन प्लैंक है और यहां पर से आपने एक बुलेट को चलाया। बुलेट का मास आपको दिया हुआ है बच्चों 0.04 kg। ये बुलेट जाकर टकरा रही है 90 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ और बोल रहा है कि पेनिट्रेट हो गई अप टू 60 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक मैं मान लेता हूं भाई 60 सेंटीमीटर है और यहां जाकर बुलेट स्टॉप हो गई है, यहां तक ही पेनिट्रेट हुई है। इसका मतलब यहां जाकर बुलेट रुक गई है। अब ध्यान से देखो तो बुलेट का मोशन हो रहा है इधर की तरफ। बुलेट पर एक वेट लगेगा mg जो नीचे की तरफ होगा और मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगने वाला रेजिस्टिंग फोर्स होगा। ये दो फोर्स यहां पर काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस साइड पर है और डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, पर रेजिस्टिंग फोर्स जो बना रहा होगा बच्चों 180 का एंगल बना रहा होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी कहती है कि दो तरीके के फोर्स हैं भाई, एक ग्रेविटी फोर्स है और एक रेजिस्टिंग फोर्स है। तो दोनों से वर्डन निकालेंगे, उनका सम करेंगे, वो नेट वर्डन के बराबर होगा और वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। पर ग्रेविटी फोर्स से वर्डन 0 आएगा क्योंकि वर्डन होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ की जगह पर mg, डी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर पर थीटा की जगह 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वर्डन बाय ग्रेविटी तो 0 आ जाएगा बच्चों। पर रेजिस्टिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लग रहा है तो cos 180 आएगा और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं माइनस रेजिस्टिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है बच्चों और इनिशियल वेलोसिटी है तो यहां पर हाफ mv² आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां Fr, यहां 60/100 बराबर हाफ मास है अपने पास में 0.04। तो 0.04 को डेसिमल हटाकर 4/100 लिखा जा सकता है और v की जगह पर 90 इसका स्क्वायर करना है तो 90 × 90 लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, यह 100 से 100 मर जाएगा, इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 60 30 बार कट जाएगा, 30 से 90 3 बार कट जाएगा और रजिस्टिंग फोर्स के लिए सिर्फ आपको मिलेगा 3 × 90 यानी कि 270 न्यूटन का इस बुलेट पर एक रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा। इतना आसान काम होता है, हालांकि करने में मैं इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकता था क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता और डिस्प्लेसमेंट पता। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैं रिटार्डेशन निकाल लेता और उस रिटार्डेशन की वैल्यू को बुलेट के मास से मल्टीप्लाई कर देता तो बन जाता रिटार्डिंग फोर्स, उससे भी यही आंसर आएगा 270। पर वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसी है कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कीजिए, सवाल जितनी लेंथ में सॉल्व होगा उससे बिल्कुल आधी लेंथ में ही वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। यह था बच्चों हमारा एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, जिस पर मैंने बेस्ड अभी एक ही प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस करवाई है। और प्रॉब्लम्स को हम लेंगे पर वो अगली क्लास में लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।